हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो पॉलिटी के इस सेक्शन के तहत आज हम टॉपिक नंबर 8 को देखेंगे, यानी उद्देशिका। इसका मतलब है प्रियम्बल। और ये जितने टॉपिक अंडरलाइन हुए हैं, हाईलाइट हुए हैं, वो सारे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये शुरू करते हैं और इन सारे चीज का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह उद्देशिका प्रियम्बल। और इस टॉपिक के लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10-12, उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। उससे आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, हमारे संविधान की उद्देशिका का मूल कॉपी ये है। ये हमारे संविधान की उद्देशिका की कॉपी है, ठीक है। तो उद्देशिका पढ़ने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं। तो जो हमारा उद्देशिका है उसका बैकग्राउंड पढ़ने से क्या होगा, थोड़ी क्लैरिटी आएगी। तो बैकग्राउंड क्या है कि सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके पश्चात कई देशों में इसको अपनाना शुरू किया। इसी से प्रेरित होकर भारत ने भी इसे संविधान में शामिल किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। इसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, पारित किया था। और 22 जनवरी 1947 को ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो पास हो गया था, ठीक है। ये डेट भी याद रखिएगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना बनेगी। यानी जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है ये इस उद्देश्य प्रस्ताव से ही प्रेरित है, ठीक है। अगला की प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जो हमारा संविधान है उसका क्या इंट्रोडक्शन है, उसको प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना एक तरीके का ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट बोल सकते हैं, ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, ठीक है ना। ब्लूप्रिंट एक खाका है कि इसी आधार पर हमारा संविधान बनेगा। तो ये बैकग्राउंड रहा। और इसके बाद से अब प्रस्तावना के बारे में और चीजें देखते हैं। देखिए, हमारी प्रस्तावना ये है। तो एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। और एज एन इंडियन हमें प्रस्तावना याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, और ये जो हिंदी वाला है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको हम अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी प्रस्तावना है संविधान की। इसमें जो भी शब्द है जो ये समझ में नहीं आ रहा है, इन सबको हम डिटेल में इन सब पे चर्चा करेंगे। एक्चुअली शब्द का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रियम्बल है, उद्देशिका है। इसका एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता जो शब्द है, जैसे देखिए यहाँ पे समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एक ही होता है, ठीक है ना। और जो एक और कौन सा शब्द है, अखंडता, ये रहा, एकता और अखंडता। ये मूल उद्देशिका में नहीं थे जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर को। ये बाद में 42वें संविधान संशोधन से 1976 में संविधान में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो ये सारे उद्देशिका को लेके इंट्रोडक्शन रहा। अब देखते हैं इन सारी चीजों को थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से समझते हैं तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, जो हमारी प्रस्तावना है ना, इसके 4 मूल तत्व है। इस प्रस्तावना को समझने के लिए इसमें 4 मूल तत्व क्या है। तो शक्ति का स्रोत क्या है ये बताता है प्रस्तावना हमें। भारत की प्रकृति कैसी होगी, जो भारत बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, संविधान की प्रकृति क्या होगी, ठीक है ना। इसके अलावा इस संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, संविधान का क्या उद्देश्य है और लागू होने की तिथि, ये 4 चीजें प्रस्तावना हमें बताता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्रोत मतलब ये संविधान अपनी शक्ति किससे प्राप्त करता है। तो पहले ही लाइन में लिखा है हम भारत के लोग, यानी भारत के लोगों से शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है ना। और इसका स्वरूप या प्रकृति कैसी होगी भारत की, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। तो जो संप्रभु हो यानी सोवरेन हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, सेकुलर हो, लोकतांत्रिक हो और गणतंत्रात्मक हो, यानी गणतंत्र हो, जहां पर रिपब्लिक हो, ठीक है। अगला है कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य है सबको न्याय मिले, न्याय हो, स्वतंत्रता रहे, सबको समता रहे, समानता रहे और बंधुत्व की भावना रहे, फ्रेटर्निटी की भावना रहे, ठीक है ना। और जो चौथा इसका तत्व है वो क्या है कि लागू होने की तिथि क्या थी। तो लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 थी। और पूरी तरीके से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और एक्चुअल अंगीकृत किया गया था इस तारीख को, ठीक है। अब इसमें जो ये टर्म है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, या फिर ये जो भी टर्म है, इन टर्म को थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि और इस टर्म का मतलब एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो और क्लैरिटी आएगी। पहला संप्रभु यानी सोवरन।
इसका आशय है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, माने भारत अपने निर्णय अपने स्वतंत्रता से लेगा, चाहे वो बाहरी मामले का निर्णय हो या आंतरिक मामले का निर्णय हो, ठीक है ना। भारत के अंदर कोई डिसीजन लेना हो कि भारत में कैसा कानून बनेगा, तथा बाहर का कोई डिसीजन लेना हो, जैसे कि अभी यूक्रेन वार में किसको सपोर्ट करना है नहीं करना है, इस ये निर्णय भारत ने खुद लिया, तो इसको बोलते हैं संप्रभुता। का मतलब ये है कि मुल्क आंतरिक और बाहरी दोनों निर्णय खुद से ले, ठीक है ना। अगला है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर रहेगा और न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन बनेगा, ये यहाँ संप्रभुता का मतलब है। अगला है समाजवादी। देखिए जो भारतीय समाजवाद है ना लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये चीन या यूएसएसआर की तरह नहीं है। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं, जिसका उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना। समाजवादी जो शब्द है मैंने आपको बताया कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अगला है धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब है कि देश में सभी धर्म समान है, ठीक है ना, और सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। मतलब सरकार का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो सब धर्म है वो सब बराबर है। ओके, सरकार का इसमें कोई धर्म नहीं, सरकार न्यूट्रल होके सभी धर्मों को एक समान, सभी धर्मों के साथ एक समान व्यवहार करेगी, जो हमारे आर्टिकल 25 से 28 में ये बात बताता भी है, ठीक है ना। अगला है लोकतांत्रिक, ठीक है ना। तो हमारे संविधान में जो है ना वो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसमें क्या होता है कि कार्यकारिणी अपनी सभी कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है, वो विधायिका जिसको लोग द्वारा चुन के भेजा जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब है लोकतंत्र है, मतलब लोग जिसको चुन के भेजे हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते बल्कि उनकी मर्जी से निर्णय लेना पड़ता है। इसीलिए कोई भी बिल पास कराने के लिए संसद में सबकी नहीं कम से कम 50% की अगर साधारण बिल है तो मंजूरी चाहिए होती है। इसके अलावा इसका मतलब होता है लोकतंत्र का कि वयस्क मताधिकार, सब जो भी एडल्ट हो चुके 18 साल के ऊपर उनको वोट देने का अधिकार है। समय पर चुनाव हो, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता यानी रूल ऑफ लॉ हो, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी जुडिशियरी की फ्रीडम बनी रहे, ठीक है ना। ये हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। अगर ये सारी चीजें हैं तो समझिए कि लोकतंत्र बना हुआ है। अगला है जो टर्म वो है गणतंत्र यानी रिपब्लिक। जैसे भारत रिपब्लिक है जबकि इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेसी तो है पर रिपब्लिक नहीं है। क्या अंतर है देखते हैं। अर्थ होता है रिपब्लिक है कि राजनीतिक जो संप्रभुता है, जो राजनीतिक शक्ति है, जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है, वो लोगों के हाथ में होती है तथा किसी प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब जो भी राजनीतिक कार्य होगा उसका डिसीजन सबसे सर्वोच्च डिसीजन लोगों का होगा, कौन हमारा नेता बनेगा, ठीक है ना। और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, सब कोई चुनाव लड़ सकता है अगर भारत का नागरिक है तो, जो भी उसकी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करने के बाद, और सबके लिए एक वोट एक व्यक्ति के लिए, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा वोट की विशेषता है, तो कोई विशेषाधिकार वर्ग प्राप्त नहीं है। राज्य प्रमुख का चुनाव हमेशा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी राज्य प्रमुख लोगों द्वारा चुन के बनता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो। वो कोई विशेष वर्ग से नहीं आता है। जैसे इंग्लैंड में जो वहां का राष्ट्रपति है या राजा है वो एक परिवार से ही चुन के आता है, उसको लोग वोट नहीं देते हैं। जबकि भारत में जो प्रेसिडेंट है वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं, पर वो एक तरीके से चुनाव प्रणाली से जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए भारत लोकतंत्र है, तो वैसा हमको गणतंत्र बनाने की मांग करता है प्रियम्बल, ठीक है। अगला है न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात करता है प्रियम्बल, वो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय मतलब हो गया कि जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्थिक न्याय मतलब संपदा, आय और संपत्ति की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जो आर्टिकल 39D में भी ये बात की गई है, ठीक है। अगला है राजनीतिक न्याय, यानी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त होंगे, सब कोई चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, सब कोई चाहे तो वोट दे सकता है, अगर वो भारत का नागरिक है तो कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा। अगला है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का देखिए एक्चुअल मतलब होता है कि लोगों की किसी प्रकार की गतिविधियों पर रोक टोक नहीं लगनी चाहिए, रोक टोक पर पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है ना। और व्यक्ति के विकास के लिए सर्वोच्च अवसर प्रदान होना चाहिए, ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि व्यक्ति अपना विकास अपने इच्छा अनुसार कर सके, तो हम उसको बोलेंगे स्वतंत्रता। हमारा जो उद्देशिका है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात करती है। क्या? विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने की बात करती है। ये संविधान हमें गारंटी देता है कि इतनी स्वतंत्रता आपको मिलेगी। अगला है समता, ठीक है ना। एक तरीके से इसका मतलब था इक्विटी, लेकिन इसको इक्वालिटी के मामले में समझिए, समानता, ठीक है ना। तो क्या है कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने की बात करता है हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल में लिखा है कि सभी व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिलेगी, ठीक है ना।
सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान होंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेगी। ये यहाँ पे समानता का मतलब है। अगला है बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी। देखिए, बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना। ओके, हमारे संविधान में जो बंधुत्व लिखा गया, इसमें दो बातें सुनिश्चित करने पे बल दिया गया। पहला कि व्यक्ति का सम्मान यानी व्यक्ति का सम्मान या गरिमा बनी रहनी चाहिए। आर्टिकल 21 इसी की बात करता है, ठीक है ना। आर्टिकल 20 और 21 दोनों बात करता है कि व्यक्ति का सम्मान और गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, और दूसरा कि देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि उद्देशिका के टर्म आते हैं, उनको समझना चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्रस्तावना में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रस्तावना को लेकर के जो उस समय के प्रमुख व्यक्ति थे, उन्होंने क्या क्या कहा था, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो वो देख लेते हैं कि एम मुंशी जो बहुत प्रमुख व्यक्ति थे, संविधान सभा के मेंबर भी थे, इन्होंने इस प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म पत्री या जन्म कुंडली कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। एन पालकी वाला जो बहुत ही प्रमुख और बहुत ही प्रख्यात विधि विशेषज्ञ थे, उन्होंने संविधान को इसको मतलब उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र कहा था। अर्नेस्ट बर्कर ने भी इसको परिचय पत्र कहा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि प्रारूप समिति के एक मेंबर थे, वही प्रारूप समिति जिसके हेड बी.आर. अम्बेडकर थे, उसके जो मेंबर थे, उन्होंने इसको बोला था कि उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधि करती है, ठीक है। अब और देखते हैं कि उद्देशिका में और क्या क्या टर्म है जो हमें जानना चाहिए परीक्षा के लिए। वो है कि जो प्रस्तावना से संबंधित क्या क्या केस आए हैं। वाद मतलब केस ही होता है। कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट में केस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के क्या क्या बातें कही प्रस्तावना को लेकर के, वो देखते हैं। सबसे पहले एक बेरूवाड़ी केस हुआ था 1960 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका को संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया था। बोला कि जो उद्देशिका इस संविधान का भाग नहीं, संविधान से अलग है। जबकि जो गोलकनाथ केस आया था, इसको गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का केस कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे डिसीजन आए थे। उद्देशिका को इन्होंने, इस समय जो चीफ जस्टिस थे, उसने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है भारतीय संविधान मतलब भारतीय संवैधानिक इतिहास में, वो है केशवानंद भारती केस 1973 का। इसका मतलब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केस का पूरा नाम है, ठीक है ना। इसमें इन्होंने उद्देशिका को कहा था कि ये संविधान का मूल भाग है। इन्होंने क्लियर कर दिया था कि उद्देशिका संविधान का भाग है, इसमें संशोधन तो हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो मूल भावना है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। जैसे कि पंथ निरपेक्षता बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला है बोम्मई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये एस.आर. बोम्मई इनका पूरा नाम था। इन्हीं के पुत्र बसवराज बोम्मई अभी कर्नाटक के मौजूदा समय में मुख्यमंत्री हैं। इनके समय में जो केस आया था 1994 में, इसमें पुनः यह कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। इसका मतलब सेक्युलरिज्म जो है उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें थी उद्देशिका को लेकर। इससे रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उसको देख लीजिए। उससे आपको आइडिया होगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप कितने करने की पोजीशन में। पहला कि भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि क्या है, ठीक है ना, तो वो क्या है, प्रस्तावना है। दूसरा, भारतीय संविधान के दार्शनिक अभ्युपगम किस पर आधारित है। देखिए ये आईएएस में पूछा गया, इसलिए इतना बेकार और क्या बोलते हैं घटिया हिंदी ट्रांसलेशन है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो दार्शनिक विचार था वो किस, जो प्रस्तावना थी वो किस पर आधारित है। तो प्रस्तावना किस पर आधारित है, इसका आंसर होगा बी, जो पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उसी को परिवर्तित करके प्रस्तावना लिखे गए थे, तो उस पर आधारित है। अगला कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला कि संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। यानी आंसर होगा बी। अगला कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया। सबसे पहले यूएसए ने अपने संविधान में उद्देशिका को इनकॉर्पोरेट किया था, उसके बाद अन्य देशों ने किया। अगला कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने आर्टिकल 32 को भी, कुछ लोगों ने मूल अधिकार को भी आत्मा कहा है, तो वो जब वो आएगा तो किसने कहा है वो देख लेंगे, ठीक है। अगला कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश से प्रेरित है, तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है तो ध्यान होना चाहिए कि 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, फ्रांस की क्रांति, वहां पे ये बातें की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला कि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है, तो संविधान की जो प्रियम्बल है उसमें भारत को, इसका आंसर हो जाएगा सी, एक
तो संपन्न यानी प्रभुसत्ता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको स्थापित किया गया। इसलिए प्रियम्बल याद जरूर होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे और याद होना भी चाहिए। अगला है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली किस अनुक्रम में लिखी गई है, मतलब किस सीक्वेंस में लिखी गई है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए मैंने कहा याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है ना, इसी सीक्वेंस में लिखा गया है। अगला है कि संविधान की उद्देशिका में भारत को बनाने हेतु दृढ़ संकल्पित है, मतलब भारत को कैसा बनाने की बात की गई है। तो भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने पर बल दिया गया। संविधान जो उद्देशिका है उसके पहले लाइन में ये बात लिखी हुई है। अगला है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया था। तो स्वतंत्रता थी, समता थी, न्याय था, समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। इसको 42वें संविधान संशोधन से 1976 में शामिल किया गया है। इसके अलावा दो और शब्द हैं, एक है अखंडता यानी इंटीग्रिटी और एक है पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म। इन तीन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़ा गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम्स में आपको ये हेल्पफुल रहे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।